शशि सर, जरा आप तो चूंकि महाराष्ट्र के हैं, गडकरी साहब ने जिस तरीके का मिशन खोल रखा है अभी एथेनॉल को लेकर के, अपने बेटों को लेकर के बाकायदा वो कोर्ट जाने को तैयार हैं, इसलिए चलिए हम लोग बेटों को छोड़ देते हैं। बात ये है सर, जो वो एक एक चीज और जो हर बात में, पहले नरेंद्र मोदी ने इस देश में किसानों की आय दोगुनी तिगुनी कर दी, और फिर अब उस आय को और बढ़ाने का काम नितिन गडकरी कर रहे हैं, जैसा वो दावा करते हैं। आप तो तमाम आंदोलनों का भी हिस्सा रहते हैं, बहुत सारे किसान आपके संपर्क में। महाराष्ट्र के किसानों को कितना जबर लाभ हो रहा है इस एथेनॉल वाली स्कीम से, कितना फायदा पहुंचने जा रहा है? कौन कौन से किसान अब मर्सिडीज से चलने लग जाएंगे, बीएमडब्ल्यू से चलने लग जाएंगे? देखिए, इथेनॉल आने के पहले से ही हमारे यहाँ के चीनी उद्योग जो है वो संकट में है ना। चीनी उद्योग का जितना भी कोऑपरेटिव महाराष्ट्र और गुजरात में चलता है वो पूरा का पूरा सरकारी पैसे पर ही चल रहा है। कोऑपरेटिव की बात कर रहा हूँ, और ज़्यादातर कोऑपरेटिव शुगर मिलें जितनी भी है उनका निजीकरण हो चुका है, और जो लोगों ने कोऑपरेटिव शुगर मिल को डुबोया उन्हीं ने उसको खरीदा है। तो हमारे अजित पवार का जो सारा कंट्रोवर्सी था जराडेश्वर शुगर मिल को लेकर, वो वही वाला मामला था। तो ये होते रहा है, इसमें गन्ना किसान को कोई भी किसी भी तरह से लाभ पहले नहीं हुआ। अब इथेनॉल वाला मामला आ गया। एक बात देखिए, कुछ वर्ष पहले चीनी मिलें इसलिए हुआ करती थी, गन्ने से चीनी बनती थी, चीनी प्रमुख उद्योग था। फिर धीरे धीरे चीनी साइड बिजनेस हो गया और शराब मेन बिजनेस हो गया। अब शराब के साथ साथ इथेनॉल मेन बिजनेस हो गया। तो चीनी मिल का चीनी जो है अब वो बाय प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं रहा। अभी मेन प्रोडक्ट आपका इथेनॉल और ये हो गया। ये एक चीनी का गन्ने का हो गया जिसमें गन्ने के किसान को कोई लाभ नहीं है। फिर दूसरा विषय आ जाता है आपका मकई से लेकर चावल तक। ये भी गजब खेल है और गजब विडंबना है कि जो चीनी सेकेंडरी बिजनेस हो गया, सब्सिडी के लिए वही चीनी आगे आती है। जो चीनी मिल के मालिक हैं उसी चीनी को दिखा करके सरकार से सब्सिडी खींच लेते हैं और किसान को पैसा उतना ही मिलता है। वो भी पता, अभी भी जिस तरीके से सीजन चल रहा है वो स्थितियां सबको मालूम होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। आप पूरा नॉर्थ कर्नाटका, पश्चिम महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो बेल्ट है गन्ने का, इस बेल्ट को अगर लगातार हम लोग कंटिन्यूसली देखें तो यही हाल आपको दिखेगा कि किसान को कुछ नहीं है। चीनी मिल के मालिकों को पूरा मुनाफा मिलता है और उनके हाथ में अभी ये नया प्रोडक्ट आ गया। इसलिए आप देखेंगे कि गडकरी जी ने ये इथेनॉल अपने बच्चों का जो भी सेटलमेंट कर दिया धंधे में, वो गडकरी तक सीमित नहीं है। क्यों इसके खिलाफ बाकी लोग नहीं बोल रहे? अन्य दल के लोग भी विरोधी बोलने चाहिए। तो महाराष्ट्र की परिस्थिति ऐसी है कि सबके क्या बोलते हैं ना, पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, क्योंकि सारे दलों से संबंधित लोगों के इसमें अर्थकारण जुड़ा हुआ है इथेनॉल के पूरे खेल में। इसलिए महाराष्ट्र का कोई एनसीपी का आदमी बोलेगा नहीं, कोई कांग्रेस का आदमी बोलेगा नहीं, है ना। शिवसेना के खैर कम ही है, लेकिन शिंदे के साथ जो गए हुए लोग हैं, या बीजेपी के तो सबसे बड़े कद्दावर नेता तो मुंडे जी थे, तो उनके सबसे ज्यादा कारखाने बन चुके, वो तो गुजर गए, उनके पास बात के लोगों के पास है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में जो किया जा रहा है वो कितना साइंटिफिक तरीके से हो सकता है, कितना आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मदद कर सकता है, कितना आपका बाहर का डॉलर बचा सकता है, ये सारा गणित रखने के बजाय आप अपने तरीके से धड़ल्ले से कर देते हो। और हमने मतलब जो मिडिल क्लास लोगों ने 15 साल के लिए गाड़ियां ली है, उनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या करें। मतलब ये ऐसा हो गया ना कि गाड़ी बनी थी पेट्रोल के लिए, और आप उसमें इथेनॉल मिक्स करने के बाद अगर गाड़ी खराब होती है तो कंपनी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, कोई वारंटी वॉइड हो रही है। स्ट्रिक्टली जब जहाँ लिखा जा रहा है E5 E10 है ना, उसकी जगह पे E20 फ्यूल अगर डाला जाता है और इंजेक्टर्स खराब हो रहे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो ये जो लॉजिक हमेशा हमको समझाया जा रहा है कि देखो बाहर इतना युद्ध वगैरह हो रहा है, हमारा जो करेंसी है उसको बचाना है, डॉलर को बचाना है, और ये राष्ट्र हित में किया जा रहा है। कोई राष्ट्र हित वगैरह इसमें नहीं है। अगर हम लोग एनवायरनमेंट के एंगल से भी बात करना शुरू कर देंगे तो इस खेती में लगने वाला पानी, गन्ने की खेती के लिए लगने वाला पानी, इथेनॉल के लिए लगने वाला पानी, और उसमें से होने वाला गैस एमिशन, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कार्बन फुटप्रिंट की अगर बात करेंगे, तो फिर हम लोग ये फॉसिल फ्यूल से होने वाले एमिशन के साथ बहुत ज़्यादा
हम फायदे में रहते नहीं है, ये परिस्थिति है। तो उसकी भी बात आप करेंगे नहीं, ठीक है ना, आप फाइनेंस की बात करेंगे, आर्थिक की बात करेंगे ना, किसान की बात करेंगे। आप सिर्फ ये कहोगे कि मेरे पास है और मैं कर रहा हूं, आपको जो करना है वो करो। अगर आप कुछ करते हो तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा डाल देंगे। अब 4-5 यूट्यूबर्स पे, इन्फ्लुएंसर्स पे डाल दिया इन्होंने कि गडकरी के नाम से आप बोल नहीं सकते। अगर मैं आज अगर कुछ ज्यादा बोल दूं तो हो सकता है पब्लिक इंडिया पर मानहानि का मुकदमा आ जाए, ऐसी परिस्थिति है। एक राम प्रकाश जी, एक मुझे यहाँ पर एक बात रखनी है। देखिए थोड़ा सा सोचे हम लोग भी, कुछ साल पहले ये 3 काले कानून आए थे किसानों के खिलाफ के, जिसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है ना। ये हमारे अदानी साहब के सबसे ज्यादा सिलोज और वो सारा गोदामें बनी, फूड ग्रेन सारा लिया गया। और अभी ये इथेनॉल का खेल देख लीजिए कि जहां पर खाने की हमारी जो मूलभूत जरूरत वाली चीजें हैं, मकई और ये चावल, इसको आप डाइवर्ट करने वाले, कि गन्ने से काम नहीं होने वाला। व्यास जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि उससे नहीं काम होता सिर्फ, तो ये सारा चीज लगने वाला है। अगर ये डाइवर्ट हो जाता है तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या, और अगर ये निजी हाथ में चला जाता है, जैसे अगर वो कानून के तहत हो जाता, तो फिर अदानी साहब कहाँ खड़े रहते। तो ये सारी चीजें लिंक में है। अगर वो कानून से बात नहीं बनी तो अभी इथेनॉल से वो काम किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इनडायरेक्टली वही किसान विरोधी कानूनों को नया जामा पहनाकर थोप दिया जाएगा। इसमें किसान बर्बाद होने वाला है, इसमें किसान को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए आप रॉ मटेरियल बनाने वाले बन जाते हो। और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल बनाना है तो उसके लिए आपकी खेती वगैरह को कुछ मतलब नहीं रहता है, या खेती के संबंधित संस्कृति और वो सारी जो बातें रहती है जमीन को लेकर, उसका भी कुछ मतलब नहीं रहता है। पूरी तरह से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ या कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ हमको धकेला जाएगा। इसमें हमारा जो आम किसान है, और खास करके जो कैश क्रॉप वाला किसान है, गन्ना किसान से लेकर ये तमाम, ये सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले, क्योंकि ऑलरेडी वो कर्जे में डूबा हुआ है। जी, जिस तरीके से इन नेताओं की परिस्थिति है आज, ये नेता काम करने की बजाय जो बयानों पर फोकस है और जिस तरीके के बयान देते हैं, ये सारे बयान किसी न किसी मुद्दे से भटकाने के लिए दिए जाते हैं। जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा चरम पर आता है तो फिर एकदम से जो है वो एथेनॉल पर बात होने लग जाती है। जब एथेनॉल का सवाल गहरा हो जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा, लोग उस पर ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, तब फिर इस देश में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जब देश का मुखिया इन तमाम सवालों पर चुप हो जाता है, तो ऐसे में क्या इन सारे लोगों का मनोबल बढ़ता नहीं रहेगा, या फिर राजनीति का तरीका ही वही बचा है, यही मान लिया जाए? 2014 के बाद राम प्रकाश जी, राजनीतिक संस्कृति में मूलभूत परिवर्तन आ चुका है, ये हमको मान लेना पड़ेगा। बात क्या है कि इसके पहले भी भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे, गड़बड़ियाँ होती थी, गलत नीतियाँ भी चलती थी, लेकिन सरकारें और सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेसी भी, उसमें कुछ थोड़ी बहुत शर्म हुआ करती थी, है ना। और जब लोग पब्लिक प्रेशर आ जाता था तो वो 2 कदम पीछे भी हट जाते थे, उसमें वो हिचकिचाते थे नहीं थे, मान लेते थे, हो गया भाई, गलती हो गया, है ना। और ये हमने कई सारे पिछले 50-70 साल में वो देखा है ना, उसमें उसको मैं दोहराता नहीं। 2014 के बाद क्या हुआ है, आप एक के बाद एक धड़ेले से बेवकूफ वाले निर्णय लेते जाओगे, गलत पॉलिसी लेते जाएंगे, कुछ लोगों की हितों की रक्षा करने वाले निर्णय लेते जाएंगे, और उसके खिलाफ जनता का दबाव बनने के बाद भी बड़ी बेशर्मी के साथ उसका आप समर्थन करेंगे। तो सवाल अभी डाइवर्ट करने का भी नहीं रहा है, वो डाइवर्ट कुछ नहीं कर रहे, वो बोले हम ऐसे ही है। तुम क्या बोल रहे हो, राम मंदिर का चढ़ावा, तो बोलेंगे हम हिंदू है, हम लेंगे चढ़ावा, उसमें क्या दिक्कत है, ले लिया। बोलेंगे इथेनॉल का है, हाँ दे देंगे, मेरे पास इतना है। ये मेरा वाला चक्कर आ गया है, जैसे ये मालिक बन चुके हैं और ये तय कर रहे हैं कि तुमको यही खाना है, यही पेट्रोल डालना है, और नहीं डालना है तो मैं देख लूंगा तुमको, ये वाली भाषा में आ चुका है। आप देखिए ना, टॉप से लेकर नीचे तक नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जितने बड़े निर्णय लिए, और व्यास जी की जो बात की बिल्कुल मैं सहमत हूँ, जहाँ फायदा होता है वहाँ बीजेपी का होता है ना, लोग मतलब संघ परिवार का रहता है, और गलती बीजेपी की होती है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन देश के स्तर पर क्या हो जाता है, जो गलत है वो जनता की तरफ है, और अच्छा है वो सब बीजेपी और मोदी के कारण ही है। तो नोटबंदी से लेकर तमाम निर्णय के मामले में बड़ी बेशर्मी के साथ ये समर्थन करते रहते। नीट का पेपर अगर लीक हो जाता है, बच्चे ये मांग रहे हैं कि भाई इस्तीफा दे दो, सोनम वांगचुक वो अनशन पे बैठ जाता है। अब उस अनशन के साथ आपकी सहमति होगी, असहमति होती है, वो अलग बात है, लेकिन मांग तो जायज है
कि भाई कम से कम इतना भयंकर आपने नीट का पेपर लीक करा दिया है, तो कम से कम वो शिक्षा मंत्री सो बना बैठा है, उसको रिजाइन तो कर देना चाहिए, वो भी नहीं होता है। ठीक है, अब गडकरी का यही मामला है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, जो बात मंत्रियों के स्तर पर आ चुकी है ना, ये सारे एब्सेंट कलाकार जिस बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह से ऑपरेट होती है। अब आप देखिए कि कलेक्टर ऑफिस में आप अगर जिलाधिकारी से मिलते हैं या तहसीलदार से मिलते हैं या म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ मिलते हैं, वो किसी कंपनी के सीईओ की तरह ही व्यवहार आपसे करते हैं। आपके साथ वो जनता के हिसाब से चर्चा नहीं कर रहे, आप उनकी दृष्टि से लाभार्थी है। तो 2014 के बाद का जो हमारा रिश्ता है ना, सामान्य जनता का और सरकार का, वो माए बाप सरकार बन चुके हैं और हम लाभार्थी बन चुके हैं, हम मालिक नहीं रहे अभी। और वो उसी भाषा में बात करते, देखो तेरे को 5 किलो का चावल दे दिया, देखो तेरे को E20 का ये दे दिया, खेलो। तो और उलझाते रहेंगे, कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। अब जाते जाते एक बात बताऊं, अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इतने खराब रास्ते बने, इतने खराब पुल बने, मुंबई पुणे का जो मिसिंग लिंक मिसिंग हो गया है ना, 2.5 महीने में 1 मई को उसका उद्घाटन हुआ था। अब उसके ऊपर जब बवाल हो जाता है, लोग सवाल खड़ा करते हैं, विधानसभा में हमारा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि आप महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। अरे ये कहाँ से आ जाता है? मोदी का भी ऐसे ही है, मोदी को आप कुछ कहेंगे तो वो देश का अपमान होता है। अरे भाई तेरे बारे में कुछ है तो तेरी बात कर, तू देश नहीं है। अब ये तू ताक वाली जो भाषा है ना, ये थोड़ी सी एरोगेंट लगती है, लेकिन इस स्तर पर राजनीति को मोदी से लेकर गडकरी से लेकर तमाम लोगों ने लाई है, तो सामान्य जनता के भीतर से भी उसी भाषा में अभी जवाब आने लगेंगे। अभी भी आप सुन नहीं रहे, सरकार जो है ना अभी भी सुन नहीं रही। तो जो प्रॉपर चैनल से अगर बात नहीं सुनी जा रही है, तो लोग अपने चैनल्स बनाएंगे और फिर वो चैनल्स है ना बहुत महंगे पड़ेंगे सरकार को। जी।